हेलो। तो आज देखेंगे हम कैपेसिटेंस। ठीक है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो है लास्ट लेक्चर है। कैपेसिटेंस इसे हम सी से डिनोट करते हैं। तो पहले देखते हैं व्हाट इज कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस है क्या, मतलब कैपेसिटेंस क्या है। कैपेसिटेंस एक एबिलिटी है किसी भी बॉडी या डिवाइस की जो इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करके रखता है। ठीक है, तो कैपेसिटेंस is the ability of a body, या फिर कोई भी डिवाइस भी बोल सकते हैं, बॉडी और डिवाइस टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। जो इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करके रख सकता है उसे क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, उस एबिलिटी को क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं। और जो डिवाइस उसे स्टोर करके रखते हैं चार्ज को, उन्हें कैपेसिटर बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं एक कैपेसिटर। एक कैपेसिटर क्या होता है, जो डिवाइस है स्टोर करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ an electric field between its plate, अपनी प्लेट्स के बीच में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टोर करके रखता है, उसे क्या बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं। ठीक है, तो कैपेसिटर को डिफाइन कैसे किया गया, ये तो कैपेसिटेंस और कैपेसिटर होता क्या है। ठीक है, लेकिन कैपेसिटेंस जो है हमने ये देख लिया कि होता क्या है, वह एक एबिलिटी है, ठीक है, किसी भी बॉडी या डिवाइस की किसको, चार्ज को स्टोर करने के लिए। लेकिन एक्चुअली कैपेसिटेंस होता क्या, सी यानी कैपेसिटेंस इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन बी, यानी कि रेशो ऑफ चार्ज स्टोर्ड ऑन ए कंडक्टर टू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये जो है इसकी मेन डेफिनेशन है। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे रेशो ऑफ चार्ज Q stored on conductor to potential difference B। ठीक है, तो ये होता है कैपेसिटर और कैपेसिटेंस की हमने डेफिनेशन देख ली। आपने देखे होंगे जो टीवी या एलईडी या फिर कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइस होता है उसको अगर आपने कभी देखा होगा, कभी खोला होगा, तो ऐसे होते हैं कैपेसिटर, देखो छोटे छोटे लगे रहते हैं। या फिर आपने फ़ैन के अंदर जो देखा होगा वो कैपेसिटर ही होता है, जिससे क्या है, फ़ैन की जो है स्पीड बढ़ती है, मतलब एक रेगुलर स्पीड में चलता है फ़ैन, वह कैपेसिटर होता है। ठीक है, यूनिट की बात कर लेते हैं, यूनिट ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस क्या होगी, हमको पता है C इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन B। Q मतलब क्या है, कूलाम, तो क्या होगी कूलाम पर वोल्ट। ठीक है, ये हो सकती है। और इसकी जो SI यूनिट है वह क्या है, SI यूनिट क्या है कैपेसिटेंस की, वह है फेराड है। ठीक है, माइक्रोफेराड अगर बोलेंगे तो 10 टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नैनो फेराड 10 टू द पावर 9, और पिको फेराड मतलब 10 टू द पावर -12। ठीक है,
1 फेराड का मतलब क्या है, 1 कूलाम चार्ज पर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस होने पर 1 फेराड होगा। ठीक है, तो ये हमने देख लिया है। और ये जो है कैपेसिटेंस क्या है, एक क्या है कैपेसिटेंस, क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है। कैपेसिटेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, और जो इसके रियल लाइफ में एग्जांपल क्या है, रियल लाइफ एग्जांपल कैपेसिटर के, किसके, कैपेसिटर्स। कैपेसिटेंस तो क्या है, एबिलिटी है कैपेसिटर्स की। ठीक है, आपने देखा होगा ये मोबाइल चार्जर अगर आपके पास घर पे रखा हुआ तो उसे कभी कोई ख़राब रखा हो, देखें गोल गोल होंगे सिलेंड्रिकल टाइप के। ठीक है, कैमरा जो फ्लैश लाइट्स हैं उसमें होता है, कैमरा फ्लैश लाइट, मोबाइल चार्जर्स में होता है, और किस में होता है, रेडियो ट्यूनिंग सर्किट, और कहाँ होता है, फिल्टरिंग सर्किट्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स। सर्किट्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स, इनमें क्या है, कैपेसिटर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो हमने देखा C इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन B होता है। इसे हम और कैसे लिख सकते हैं, इसे हम Q इज इक्वल टू C भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, लिख सकते हैं कि नहीं। इधर इस B को इधर लेकर के मल्टीप्लाई कर देंगे तो Q इज इक्वल टू C भी लिख सकते हैं, है ना। और C इज इक्वल टू Q अपॉन B तो है ही, तो ये याद रखना, बस मेन फार्मूला तो यही है, बस इसमें इंटरचेंज हो जाता है। अब देखते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स जो होते हैं उनमें क्या होता है, 2 शीट्स होती हैं पैरेलली। ठीक है, और इन पे जैसे चार्ज है, इस पे प्लस चार्ज है। ठीक है, इस पे माइनस है, तो इनके बीच में कोई डिस्टेंस है, डी डिस्टेंस है, और इनका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। बीच में जो है ये खाली स्पेस भी हो सकता है, या फिर कोई जो है मटेरियल भी हो सकता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी हो सकता है। उसके बेसिस पर जो है फार्मूला अलग अलग हो जाएगा, ऐसा होता है। ठीक है, ये अटैच रहता है बैटरी से। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो जस्ट ये बताया मैंने। इसके जो नोट्स हैं कैपेसिटर वगैरह के मैंने टेलीग्राम पर डाल दिए हैं। ठीक है, उसमें अच्छे से थ्योरी एक्सप्लेन है, डायग्राम एक्सप्लेन है, जो समझ में नहीं आए, या हम यहाँ केवल हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही चीज़ें जो हैं उन पर फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर कैपेसिटेंस क्या होता है, ये फॉर्मूला याद रखना है, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। तो यहाँ A क्या है, A क्रॉस सेक्शन एरिया है, A क्या, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ प्लेट, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और D क्या है, स्मॉल d, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट।
ठीक है, तो ये जो है फार्मूला है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, इम्पोर्टेंट है, यही हमारे सिलेबस में, C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो कैपेसिटेंस जो है वह किस पर डिपेंड करता है, इस फॉर्मूले से हमें मालूम पड़ेगा। ये Q इज इक्वल टू सी बी या सी अपॉन क्यू, क्यू भी चार्ज और वोल्ट पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, कैपेसिटेंस, ये बात ध्यान रखनी है। कैसे, चलो लिख लेते हैं। कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड करता है बताओ? नंबर 1 एरिया पर, नंबर 2 डिस्टेंस उनकी प्लेट के अंदर। तो पहले लिख लेते हैं डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस अगर बढ़ेगी तो कैपेसिटेंस घटेगा। नंबर टू एरिया ऑफ प्लेट्स, एरिया ऑफ प्लेट बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा। नंबर 3 मीडियम बिटवीन प्लेट, अगर जो है परमिटिविटी चेंज होगी तो कैपेसिटेंस भी चेंज होगा। मीडियम बिटवीन प्लेट्स इस पर डिपेंड करता है, लेकिन कैपेसिटेंस किस पर डिपेंड नहीं करता है। कैपेसिटेंस इंडिपेंडेंट ऑन, किस पर इंडिपेंडेंट है कैपेसिटेंस? नंबर 1 किस पर, चार्ज पर, और नंबर 2 पोटेंशियल पर, पोटेंशियल डिफरेंस। हमें लगेगा कि इस पर डिपेंड करना चाहिए, लेकिन डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड नहीं करता है, ये बात याद रखनी है, ठीक है। अब आते हैं किस पर, ये हमने देख लिया कैपेसिटेंस क्या होता है और पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस क्या होता है और कैसे उसका फॉर्मूला है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एनर्जी स्टोर्ड, ठीक है। अब देखो हम कैपेसिटेंस में एनर्जी कितनी स्टोर्ड रहती है वो देखेंगे। तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, ये जो फॉर्मूले हैं हमें ये अच्छे से याद रख। एक तो जो प्रॉपर्टीज हमने ये लिखी है ये इम्पोर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इनसे बाहर आएगा ही नहीं बिल्कुल 11th स्टैंडर्ड के अंदर, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसका ये फार्मूला जो है ये याद रखना है, इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी स्टार बना दिए। C इज इक्वल टू क्यू अपॉन बी होता ही है, और हमने ये देख लिया यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस क्या होती है, फेराड होती है, ठीक है। ये देख लिया एक स्केलर क्वांटिटी है, ये यही पॉइंट है मेन, और ये रियल लाइफ एग्जांपल ये होते ही हैं, ठीक है। कैपेसिटेंस क्या है, एक बॉडी या डिवाइस है जो स्टोर करता है किसको, इलेक्ट्रिक चार्ज को, ठीक है। बहुत ही सरल है कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटर एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, ठीक है। तो एनर्जी स्टोर्ड होगी कैपेसिटर के अंदर, वह क्या होगी, जो वर्क डन होगा बैटरी के द्वारा, भाई तो मतलब बैटरी के द्वारा कोई भी वर्क डन हुआ, कहने का मतलब बैटरी के द्वारा कितना जो है उसके जरिए चार्ज जो है फ्लो होकर के आया, मतलब कितना करंट आया, तो वह जो वर्क डन होता है बैटरी के जरिए उसे क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं, ठीक है। वर्क डन पर यूनिट टाइम में होता है तो उसी तो पावर बोलते हैं, P इज इक्वल टू W अपॉन T तो होता है, ठीक है। तो वर्क डन बाय बैटरी, क्या होगी, चार्ज इनटू बी, यही तो होता है। वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू बी, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। हमने पहले भी देख चुके हैं हम, देखो बता देता हूँ आपको, दोबारा थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा,
देखो 1 मिनट बस। वर्क डन क्या होता है? वर्क डन इज इक्वल टू होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। W इक्वल Q इनटू B, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो हमने वर्क डन देख लिया है, क्या? Q इंटू बी। यहाँ लिख देता हूँ मैं अलग से, W इक्वल टू Q इंटू बी होता है। तो वर्क डन बैटरी के द्वारा Q इंटू बी हुआ, ठीक है। अब हम इसे और क्या लिख सकते हैं? Q इंटू बी को हम क्या लिख सकते हैं? Q इंटू बी को हम क्या लिख सकते हैं? CV² लिख सकते हैं या नहीं? क्योंकि Q इज इक्वल टू क्या होता है? CV। Q इज इक्वल टू CV होता है, तो Q की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो यहाँ C, और ये ऑलरेडी ये B है तो CV² भी लिख सकते हैं इसे। अब देखो ये जो है CV² जो है, इसमें से क्या 50% जो एनर्जी है वह स्टोर रहेगी कैपेसिटर्स के अंदर। 50% एनर्जी क्या है? डिसिपेटेड हो जाएगी, मतलब हीट के फॉर्म में निकल जाएगी। तभी तो जो जितने भी अपने जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हैं वो हीट होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो एनर्जी है 50% डिसिपेटेड हो जाते हैं, निकल जाती है। तो 50% एनर्जी ही स्टोर रहेगी जो भी वर्क डन किया है। तो कितनी एनर्जी स्टोर रहेगी अब इसमें बताओ? तो 1/2 CV² लिख सकते हैं इसे, या फिर हम 1/2 QB लिख सकते हैं इसे। लिख सकते हैं नहीं? QB, वही QB इक्वल टू CV²। इस CV² को और क्या लिख सकते हैं हम? अगर देखो यहाँ B इज इक्वल टू क्या होता है? Q/C होता है ना। इसी को हमने बस ये फॉर्म चेंज करी है, भाई फॉर्मूला। यहाँ B की जगह हम Q/C लिख देते हैं तो Q² होगा। ऐसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, Q²/B। तो यहाँ पर जो है एनर्जी क्या होगी? Q²/2B। ये एनर्जी स्टोर्ड है। तो ये एनर्जी स्टोर्ड है हाफ CV², हाफ QB, या फिर हाफ Q²/B। ये एनर्जी स्टोर्ड है। और 50% एनर्जी जो है वह कहाँ जाएगी? बची कुछ 50% एनर्जी जो है स्टोर नहीं रहेगी। किसमें? कैपेसिटर के अंदर। एनर्जी कहाँ जाएगी? डिसिपेटेड हो जाएगी, मतलब निकल जाएगी एज हीट की फॉर्म में, ठीक है। तो वो वही क्या है? हाफ CV² निकल जाएगी, या फिर CV², हाफ CV² तो हो गया, या फिर हाफ Q²/B, या फिर हाफ QB भी लिख सकते हैं। ये एनर्जी क्या निकल जाएगी? तो हमें तो ये याद रखना है, स्टोर एनर्जी क्या है? हाफ CV²। वही सेम है, सेम अमाउंट में बाहर निकल जाएगी। तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर हो गया, ठीक है। तो हमने मैक्सिमम कैपेसिटेंस जो है देख लिया है। अब देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स। इलेक्ट्रिक फील्ड देख लेते हैं। इन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में देख लेते हैं क्या होगी। जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जैसे ये दो प्लेट हैं, ठीक है। इनके बीच के में मान लेते हैं ये P पॉइंट है। इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिसिटी कैसे होगी? मान लेते हैं इस पर प्लस चार्ज है, तो इसमें हम दे देंगे प्लस सिग्मा चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इस पर माइनस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किधर की डायरेक्शन में जाता है? +2 नेगेटिव। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इसके अंदर, ठीक है। ये पैरेलल प्लेट है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इसमें? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में E इज इक्वल टू क्या होगा? σ/ε0 होगा। अब ये जो प्लेट होती हैं ये नॉन कंडक्टिंग होती हैं, और नॉन कंडक्टिंग प्लेट्स का जो सिग्मा होता है σ/2ε0 होता है। लेकिन यहाँ दो हैं तो ऐड करने पर
सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब इस सिग्मा को हम क्या लिख सकते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा क्या है, हम यहाँ लिख देते हैं सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ई। हमने चैप्टर स्टार्ट हुआ था तभी देख लिया था ये, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। तो ई इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा की जगह हम क्या लिखेंगे, क्यू अपॉन ए, और ये नीचे क्या है, एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं या नहीं। अब देखो अगर हम क्या करें, ए एप्सिलॉन नॉट और इधर क्या क्यू है, ठीक है, तो इस क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, हमने इधर देखा था, देखो क्यू को हम सी भी लिख सकते हैं ना, देखो ये रहा, क्यू को हम सी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ अगर हम क्यू की वैल्यू क्या लिख दें, सी भी लिख देते हैं, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होगा सी बी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है। तो ये जस्ट इसी के फॉर्म है, ये हम बस चेंज करते जा रहे हैं, हमें फॉर्मूले इधर उधर, बस यही खेल है इसमें कैपेसिटेंस के अंदर, ठीक है, और कुछ नहीं है। इसे हम और भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी क्या होता है, सी होता है, तो ई को क्या लिख सकते हैं हम, सी, और इधर क्यू है ई अपॉन डी लिख सकते हैं, क्यों सी क्या होता है, नहीं एक मिनट, इस ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, तो ऊपर डी और नीचे डी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका तो क्या बनेगा, ये सी बन जाएगा। तो इसे हम क्यू अपॉन सी और नीचे डी लिख सकते हैं, क्यू अपॉन सी डी लिख सकते हैं। तो ऐसे भी इसे लिख सकते हैं, ठीक है, जस्ट इंटरचेंज है, तो कितना भी करते जाओ इसको तो कर देंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपने देख लिया, ये होगा, ये आपको याद रखना है। दूसरी बात है वेरिएशन विद प्लेट सेपरेशन। इसमें हम लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू क्या होता है, सी बी होता है, और इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, सी बी को सी को क्या लिख सकते हैं, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, और ऊपर बी है ही, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा सी इज इक्वल टू क्या हो सकता है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी होता ही है, पैरेलल प्लेट में हमने देखा था। थर्ड बी बोल्ट क्या होता है, क्यू अपॉन सी होता है, या फिर क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी क्या है, ये सी है, इस सी को हमने यहाँ कन्वर्ट कर दिया है बस। या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अभी देख लिया है ऊपर, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट होता ही है, तो यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है, यहाँ लिखने की ज़रूरत है, रखो क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट होता है। इसे हम क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बी अपॉन डी भी तो होता है, ठीक है, और यहाँ से भी हमें बी अपॉन डी निकल के आ जाएगा नीचे, और ऊपर नीचे डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे सी आ जाएगा, ठीक है, ऊपर डी आ जाएगा, सी अपॉन क्यू क्या होता है, ऊपर बी होता है। देखो इसको जस्ट सॉल्व करना है, ऊपर नीचे आप यहाँ पर डी से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर डी नीचे डी, तो क्या होगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन ऊपर वाला डी मिला करके नीचे सी हो जाएगा, क्यू अपॉन सी क्या होता है, बी, तो ऊपर बी और नीचे डी हो जाएगा। समझे कैसे हुआ, चलो करके दिखा देते हैं। इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और हम ऊपर नीचे डी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या होगा, देखो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू क्यू, और इसको पूरे को मिला करके ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी को हम क्या लिख सकते हैं, सी इंटू डी, इसे ऐसे लिख सकते हैं। और बी इज इक्वल टू क्या होता है, बी इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन सी, बी इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन सी, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसको
तो इज इक्वल उसको हम बी लिख सकते हैं, तो बी अपॉन नीचे डी बचा हुआ है डी, तो बी अपॉन डी ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ ये इस प्रकार से आया, ठीक है। समझाने के लिए मैंने जस्ट ये खोल कर बताया आपको। ये जस्ट इंटरचेंजिंग है फॉर्मूलेज का, और कुछ नहीं है इसमें, बस वो आना चाहिए थोड़ा सा। इसका इनका यूज होगा आगे क्वेश्चंस के अंदर। फोर्स क्या होगा, क्यू स्क्वायर अपॉन, ये याद रखो, जस्ट इंटरचेंज, इलेक्ट्रिक फील्ड को फोर्स में कन्वर्ट कर दो, ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, क्यू स्क्वायर अपॉन 2 ए एप्सिलॉन नॉट। और इसे और क्या लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल टू सी वी स्क्वायर अपॉन 2d, जस्ट चेंज कर दीजिए। और एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी सी वी स्क्वायर अपॉन 2, या फिर क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, ठीक है, या फिर एप्सिलॉन नॉट ए बी स्क्वायर अपॉन 2d। ये जस्ट इंटरचेंज किया है हमने, b की जगह q की वैल्यू, q की जगह b की वैल्यू, ऐसे, ठीक है। ये है 7th क्या बात है, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, वो होती है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये क्या होती है, एनर्जी डेंसिटी होती है। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, ये होती है एनर्जी स्टोर्ड, ठीक है। अब एनर्जी डेंसिटी को आगे हम और भी क्या लिख सकते हैं, इस ई की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो और क्या लिख सकते हैं, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई को हम क्या लिख सकते हैं, बी अपॉन डी, तो बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर भी हम एनर्जी डेंसिटी को लिख सकते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं, ये हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देख लिया, एक बार देख लेते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, C इज इक्वल टू क्या होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये इसका होता है, आर क्या, रेडियस ऑफ स्फीयर होता है। जैसे कि देखो ये कोई एक स्फीयर है, ठीक है, और ये इसकी इंटरनल रेडियस है, ठीक है, स्मॉल ए, और बाहर की कैप स्मॉल बी है। इस जो बाहर की जो है सरफेस को हम क्या कर देंगे, अर्थिंग कर देंगे। तब इसका जो कैपेसिटेंस होगा वह क्या होगा, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये तो जनरली कोई भी स्फीयर है उसका कैपेसिटेंस है, ये आर इसकी रेडियस है, ठीक है। और अगर इस प्रकार से कोई रेडियस है, कोसेंट्रिक है, ठीक है, तो उसके लिए ये होगा ए बी अपॉन ए माइनस बी माइनस ए, क्यों बी बड़ा है, बी माइनस ए हो जाएगा। और अगर कंडीशन कौन सी आ जाती है, जैसे ये है, दूसरी कंडीशन क्या आ जाती है, ये ए है और ये बी है, इसमें हम जो है ए को क्या कर देते हैं, अर्थिंग कर देते हैं। तब क्या होगा, कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ऊपर तो क्या वही ए बी, नीचे क्या होगा बी बड़ा है तो बी माइनस ए इनटू, इसको अलग से हम बता देते हैं, यहाँ जगह नहीं है उस कारण से। ये ए है और ये क्या है, बी है। और अगर हम ए को क्या कर देते हैं, अर्थिंग कर देते हैं, तब क्या होगा, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए इंटू बी, जो जैसा हमने पहला केस देखा था बी माइनस ए, लेकिन इनटू यहाँ पर क्या कर देंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी, क्योंकि यहाँ बी से है, बी को हमने अर्थिंग नहीं किया है इस कारण से। तो इस प्रकार से जो है ये हम स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। एक होता है कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रॉप्स, वो क्या होता है वो देख लेते हैं बस। कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रॉप्स,
तो बहुत सारी ड्रॉप्स हैं, बहुत सारी ड्रॉप्स हैं, n नंबर ऑफ ड्रॉप्स हैं। ये क्या है? ड्रॉप्स हैं, ठीक है, ये ड्रॉप्स हैं। कितनी है ये ड्रॉप्स? n ड्रॉप्स, n ड्रॉप्स हैं। ईच ड्रॉप्स जो है, ईच ड्रॉप हैज क्या? b वॉल्यूम, ईच ड्रॉप हैज b वोल्ट, ठीक है। q चार्ज, c कैपेसिटेंस, और r रेडियस, स्मॉल r रेडियस। अगर इन सारी ड्रॉप्स को हम मिला करके एक क्या बना देते हैं, ये कोई बड़ी ड्रॉप्स बना देते हैं। अब ये जो बड़ी ड्रॉप बनेगी, इस ड्रॉप की रेडियस तो क्या होगी? ये कैपिटल R होगी। तो ये सारी ड्रॉप की जो रेडियस थी वो स्मॉल r थी, तो इसकी जो कैपिटल R रेडियस बनेगी, कैपिटल R रेडियस जो बनेगी वह क्या होगी? नंबर ऑफ ड्रॉप्स कितनी है? n, तो n क्यूब या फिर n टू द पावर 1/3 इंटू स्मॉल r, जितनी भी r जो है रेडियस है। तो ये कैपिटल R क्या है? रेडियस ऑफ इसकी जो है कंबाइन होकर एक ड्रॉप बनी है, बिग ड्रॉप। ठीक है, ठीक है, बिग ड्रॉप बनी है। अब इसके अंदर जो है क्यू डैश चार्ज आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्यू क्यू चार्ज है, तो सारे चार्ज मिलकर क्यू डैश चार्ज। तो चार्ज कितना होगा? चार्ज तो क्या है? कंजर्व रहता है, जितना है मतलब मान लेते हैं Q1 है, Q2 है, सारे ऐड होगा, तो सारा एज इट इज ऐड होगा, तो जो क्यू डैश क्या होगा? n इंटू क्यू, जितने भी स्मॉल चार्ज है। लेकिन इसके अंदर जो कैपेसिटेंस है C डैश, वह क्या होता है? वह होगा जितने, यहाँ पर n नंबर ऑफ ड्रॉप्स हैं जिनका एक का कैपेसिटेंस C है, तो यहाँ पर सारी ड्रॉप मिलकर एक बड़ी बड़ी ड्रॉप बनाती है, तो उसका कैपेसिटेंस होगा n क्यूब या फिर n टू द पावर 1/3 इंटू स्मॉल जो C है, जो इसका कैपेसिटेंस है ये C, तो C डैश हो जाएगा कैपेसिटेंस। वोल्ट क्या होगा यहाँ? पोटेंशियल। B डैश इज इक्वल टू क्या होगा? n टू द पावर 2/3, n क्या है? नंबर ऑफ ड्रॉप्स है, n टू b, जो स्मॉल ड्रॉप्स का वोल्ट है, यहाँ लिख दिया पोटेंशियल, ठीक है। तो यहाँ n लिख देता हूँ, बस n लिखा हुआ है, n नंबर ऑफ ड्रॉप्स है, इसमें समझने वाली बात यही है बस। तो ये हो गया हमारा कॉम्बिनेशन ड्रॉप। अब देख लेते हैं, अगर हम कोई भी जो कैपेसिटेंस है उसके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर डाल देते हैं तब क्या होगा, ठीक है, वो और देख लेते हैं। डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड इन कैपेसिटर, इन कैपेसिटर, कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर हम डाल देते हैं तब जो है उसकी क्या कंडीशन बनेगी। तो पहली कंडीशन क्या है? अगर बैटरी रिमूव्ड है तो मतलब आइसोलेटेड कैपेसिटर है, आइसोलेटेड है, तो पहली कंडीशन है बैटरी रिमूव्ड है बैटरी, तो कैपेसिटर कैसा है? आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड कैपेसिटर। इस कंडीशन में C डैश क्या होगा? जो कैपेसिटेंस होगा, तो जो आइसोलेट होने पर जो कैपेसिटेंस है, बैटरी कनेक्ट होने पर जो कैपेसिटेंस मान लेते हैं C था, तो आइसोलेट होने पर अब इसमें क्या हो जाएगा? KC हो जाएगा। K क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है यहाँ, ठीक है। B इज इक्वल टू K, यहाँ पर क्या है? डाइलेक्ट्रिक, ये क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। दूसरा Q डैश क्या होगा? चार्ज क्या होगा?
चार्ज तो क्यू होगा, क्यू डैश की जगह यहाँ चार्ज क्यू होगा, ठीक है। और बी डैश क्या होगा, बी अपॉन के होगा, ठीक है। और ई डैश जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ई अपॉन क्यू होगा। ये सारे कम, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा, पोटेंशियल कम हो जाएगा, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। और एनर्जी जो है वह क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे हम बैटरी को हटा देंगे तो यू अपॉन के हो जाएगी। यहाँ यू ई ये सारे क्या इनिशियल है, ठीक है। ये क्या है, जब बैटरी कनेक्टेड होती है तब ई होता है, ठीक है। दूसरी कंडीशन अगर हम रखते हैं, अगर बैटरी कनेक्टेड है, बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, बैटरी अगर रिमूव्ड है और उसके बीच में हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लगा देते हैं तब क्या चेंज होता है, ये वो कंडीशन है, ठीक है। बैटरी रिमूव्ड आइसोलेटेड कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड इन कैपेसिटर, अगर बैटरी रिमूव्ड है और कैपेसिटेंस सी डैश हो जाएगा, अगर उसमें हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के जो डालते हैं तो उसका बढ़ जाएगा कैपेसिटेंस, ठीक है। और क्यू डैश तो चार्ज तो वही रहेगा, चार्ज इंडिपेंडेंट। बी डैश क्या होगा, बी अपॉन के हो जाएगा। ई डैश क्या होगा, ई अपॉन के हो जाएगा। और यू डैश क्या होगा, यू अपॉन के। यू डैश वगैरह ये क्या है, सी डैश, क्यू डैश, बी डैश, ई डैश, यू डैश आर वैल्यूज आफ्टर इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बिटवीन प्लेट्स। जब कब, जब बैटरी क्या रिमूव्ड है। दूसरी कंडीशन क्या है, बैटरी कनेक्टेड, कनेक्टेड बैटरी है तब क्या कंडीशन है, तब जो है हमारा कैपेसिटेंस क्या होगा, सी डैश क्या होगा, तब सी डैश तो वही रहेगा, केसी ही रहेगा। जैसा कि बैटरी रिमूव कर दो या हटा दो, उसमें जो है कैपेसिटेंस तो बढ़ गया। बी पॉइंट क्या लिया था हमने, क्यू डैश, क्यू डैश क्या होगा, अब बैटरी जैसे हम क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे तो चार्ज क्या है, बढ़ जाएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाएगा उसके बीच में, तो क्यू के क्यू हो जाएगा। सी क्या है, सी पॉइंट क्या था अपना, पोटेंशियल, ये क्या हो जाएगा, बी ही रहेगा यहाँ पर। अगर बैटरी कनेक्टेड है तो जितना बैटरी का पोटेंशियल है वही पोटेंशियल इसमें रहेगा। और डी क्या है यहाँ, ई डैश भी क्या है रहेगा, पोटेंशियल सेम तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम, और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम तो पोटेंशियल सेम। और यू डैश इक्वल टू यहाँ एनर्जी जो है बढ़ जाएगी, के यू हो जाएगा, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक इन कैपेसिटर तब क्या बनता है, देखो जैसे ये कोई कैपेसिटर है केस 1, ठीक है, इस पे चार्ज प्लस पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव, इनके बीच में जो है कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमने यहाँ डाल दिया है, जो क्या है, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, फुली इसमें हमने डाल दिया, इंसर्ट कर दिया है के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब इसका जो है हमें कैपेसिटेंस क्या होगा, तो सी डैश इक्वल टू होगा के और ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, के इंटू सी तो है, क्योंकि हमने देखा था सी डैश क्या है, के इंटू सी, तो हमने के से मल्टीप्लाई कर दिया सी से, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या बनती है, अगर जैसे ये कोई कैपेसिटेंस है, कैपेसिटर है प्लस माइनस, देखो डायग्राम थोड़े से बस समझ में आना चाहिए, मेन पॉइंट। अब हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसी ही एरिया में डाला है, बस डी डिस्टेंस तक, ये डी है, ये डी है, बस यही डाला है। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है क्या, के, बाकी यहाँ ये खाली स्पेस है, ठीक है। एक मिनट, हम डी क्या मानते थे अब तक, डी तो इनके बीच की डिस्टेंस मानते थे, तो इसे ही मानेंगे
प्लेट। ये जो है कैपेसिटेंस की जो है ये थिकनेस मान लेते हैं टी, ठीक है। अब देखते हैं, अब हमें आ रहा है जो सी डैश क्या होगा, सी डैश वही हमारा सी डैश तो वही है के इंटू सी, तो के तो कांस्टेंट तो आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है केवल टी, टी जो है थिकनेस का है, तो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन टोटल डिस्टेंस क्या है डी में से डी माइनस टी गया इनटू टी अपॉन के। इसको जब सॉल्व करेंगे इस प्रकार से होगा ये, तो ये हमें याद रखना है। ये कैसे आया वो डेरिवेशन हमें नहीं करना है, बस ये फॉर्मूला है। अगर हमें बीच में टी डिस्टेंस का अगर कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है तो ये कंडीशन बनती है। थर्ड कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन क्या है कि मान लेते हैं ये कोई दो प्लेट कैपेसिटर हैं, इस पर प्लस चार्ज है, इस पर नेगेटिव, और इनके बीच में इस प्रकार से जो है तीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है बिल्कुल अटैच है, ये K1, ये K2 और ये K3 इस प्रकार से। तब इसका जो है हम कैपेसिटेंस देखेंगे, तब इसका जो है सी डैश जो कैपेसिटेंस होगा तो वो वही होगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन, तब इसका होगा T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3, ये इसका जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो ये हमने कैपेसिटेंस देख लिया, और किसके अंदर जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम अलग अलग रखते हैं तब ये देख लिया। अब हम देख लेंगे कॉम्बिनेशन और देख लेते हैं, और ये लास्ट एंड फाइनल है कॉम्बिनेशन। ये हमारा अंत है इस चैप्टर का। ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटर्स, ठीक है। तो अगर सीरीज कॉम्बिनेशन देखें, सीरीज कॉम्बिनेशन में अब जानते तो है ना सीरीज पैरेलल क्या होता है। देखो प्लस को अगर हम माइनस से फिर प्लस माइनस इस प्रकार से अटैच कर देते हैं, इस प्रकार से अटैच कर देते हैं इनको, ठीक है, तो ये होता है सीरीज। और प्लस को प्लस से अटैच कर देंगे, माइनस को माइनस से अटैच कर देंगे, तो ये क्या होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, समझते हैं। तो ये तो बहुत ही बेसिक है, इस कारण से मैं ये नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ कि सीरीज कैसे होता है। वो छोटी छोटी चीज़ें मैंने बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं करी हैं, ठीक है, जो हमारे एग्जाम में उनको पूछता ही नहीं। तो सीरीज में क्या होता है 1/c इक्विवेलेंट, तो 1/c1 प्लस 1/c2। और अगर 2 के लिए अगर हम पूछें, और पोटेंशियल क्या होता है V1 प्लस V2 सीरीज के अंदर, सीरीज के अंदर पोटेंशियल सेम रहता है, वोल्टेज सेम रहता है, ठीक है। तो सी इक्विवेलेंट अगर हम ये देखें तो सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 2 के लिए वैलिड है ये, किसी भी चीज़ के लिए जो अगर 1 में अगर हम ऐड करते हैं C1 अपॉन C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 ये होगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है वोल्टेज डिवाइडर रूल लगेगा, वोल्टेज डिवाइड हो रहा है, वोल्टेज डिवाइडर रूल, मतलब कि B वोल्टेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंट, ठीक है, ये है, ये होता है। तो अगर हम C1 कोई कैपेसिटर है C1, तो उसमें हमें कुछ वोल्टेज होगा V1, तो V1 वोल्टेज क्या होगा, तो V1 वोल्टेज होगा C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू टोटल पोटेंशियल। और B2 क्या होगा, B2 पोटेंशियल क्या होगा C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू टोटल पोटेंशियल, ये होगा। दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, उसमें क्या होता है सी इक्विवेलेंट क्या होता है डायरेक्ट होता है C1 प्लस C2 प्लस C3 ऐसे ही होता है, ठीक है। इसमें जो है सी इक्विवेलेंट जो है ये नंबर ऑफ n Cn है, ठीक है, ऐड होते होते Cn हो गया, मतलब n नंबर ऑफ वो है क्या कैपेसिटेंस जुड़ जाते हैं, तो n इंटू सी लिख देते हैं, ठीक है,
ये है डायरेक्ट इसमें ऐड हो जाता है। इसके अंदर रूल क्या है, अगर हम C1 इज इक्वल टू C2, ये कंडीशन कब बनेगी, जब इज इक्वल टू Cn हो जाता है किसके, C के, यानी कि सारे इक्वल हैं तब n इंटू सी कर देंगे जितने नंबर ऑफ वो हैं, नहीं तो ऐसे ही जोड़ेगा, ठीक है, नहीं तो ऐसे जोड़ेगा C इक्वलेंट, ठीक है। इसमें क्या डिवाइड होता है, चार्ज, क्योंकि ये किस में है, पैरेलल में, तो चार्ज डिवाइडर रूल, ये याद रखना है। इनमें जो है पोटेंशियल तो सेम रहेगा, देखो ये सीरीज, ये पैरेलल में है, ये पैरेलल में है, तो इनके अंदर जो वोल्ट है, वोल्ट तो इनके अंदर सेम ही जाएगा ना। सीरीज में जो होते हैं उनके अंदर चार्ज डिफरेंट होता है, सॉरी वोल्ट डिफरेंट होता है, चार्ज तो सेम जाता है, और इधर क्या है, वोल्टेज सेम रहता है, चार्ज डिफरेंट होता है, तो यहाँ पर चार्ज डिवाइडर रूल है। तो Q1 इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ, C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू टोटल चार्ज, और Q2 क्या होगा यहाँ, C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू Q, ठीक है। अगर एक और चीज़ देख लेते हैं, अगर हम दो चार्ज कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं, कनेक्टिंग टू चार्ज कैपेसिटर, तो जो टोटल या फिर कॉमन जो बी आता है पोटेंशियल, वो क्या होगा, उसका फॉर्मूला देख लेते हैं। वो क्या होता है, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये कॉमन पोटेंशियल है, ठीक है, ये याद रखना है। और एनर्जी लॉस क्या होगा इसमें, कॉमन पोटेंशियल के अंदर, तो C1 C2 अपॉन 2 C1 प्लस C2, ये हो जाएगा N2 में B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर, ये एनर्जी लॉस है। ये कब है, ये कंडीशन ये कब है, जब क्या है, सेम पोलैरिटी है, सेम पोलैरिटी में अगर अटैच है, और जब अपोजिट पोलैरिटी है, अपोजिट पोलैरिटी मतलब प्लस विद नेगेटिव, ठीक है, तब क्या है, तब बी कॉमन क्या होगा, C1V1 माइनस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 हो जाएगा अपोजिट पोलैरिटी होने पर। और एनर्जी लॉस क्या होगा, C1 इंटू C2 अपॉन 2 C1 प्लस C2 इंटू में क्या हो जाएगा, यहाँ B1 प्लस B2 का होल स्क्वायर, जब अपोजिट पोलैरिटी होती है। बस यहाँ पर हमें चैप्टर जो है एंड होता है। और बीटस्टोन ब्रिज में भी एक चीज़ है इसकी, बीटस्टोन ब्रिज अगर बनाते हैं तो इसमें क्या होगा, बीटस्टोन ब्रिज में जैसे रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ऐसे अगर इनको कैपेसिटर को कनेक्ट करें तो C1 अपॉन C3 का रेशो C2 अपॉन C4 के इक्वल होता है, ठीक है। और यहाँ पोटेंशियल जो है V1 इक्वल टू V2, ये क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तब इसमें ये बीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन बन जाएगी, ठीक है। ये याद रख सकते हैं तो रख सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। कुछ चीज़ समझ में नहीं आई हो तो दोबारा उसको देखें एक बार, ठीक है। और आगे हम नेक्स्ट चलेंगे। थैंक यू वेरी मच।